साथियों, जिन जिन महापुरुषों ने और जिन जिन बुजुर्गों ने मूल निवासी समाज को आज़ाद करने के लिए अपनी जिंदगियां लगाई, ऐसे सभी महापुरुष और बुजुर्गों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से चलो गांव की ओर इस टाइटल के अंतर्गत पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी तरह भारत मुक्ति मोर्चा का एक ऑफशूट विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, जो 18 स्टेटों में काम करता है। उसका एक मैं प्रतिनिधित्व बोल के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। साथियों, भारत में अभी सत्य का जो चेंजेस आए हैं, उसका कोई मुख्य कारण है तो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब हैं। किसी को ये बात नहीं लगी होगी, लेकिन जो मूवमेंट में काम करता है, चळवळ में काम करता है, जिसको दूरदृष्टि का अंदाजा है, यही बात लोग समझ सकते हैं। 31 जनवरी 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया ईवीएम मशीन के विरोध में। साथियों, इतना बड़ा आंदोलन किया गया कि मीडिया भी दखल नहीं ली उसकी, लेकिन सारे लोगों को भारत के ये पता चला कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। ईवीएम मशीन के सबसे ज्यादा अगर से किसी को नुकसान हुए हैं वो मुसलमानों को हुए हैं। हमारे वोट के बगैर कभी भी दिल्ली में सरकार नहीं बनी। हमारे वोट के बगैर, मुसलमानों के वोट के बगैर कभी भी दिल्ली में सरकार नहीं बनी। लेकिन 2014 के बाद 2014, 2019 और 2017 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन और बहुत सारे राज्य के इलेक्शन मुसलमानों के वोट के बगैर सरकारें बनने लगी। उसका एकमेव कारण ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन के दुष्परिणाम सारे लोगों को हुए होंगे, लेकिन खास तौर पे मुसलमानों को ज्यादा हुए, क्योंकि मुसलमानों का वोट वैल्यू 0 बना दिया गया। हमारे वोट के बगैर सरकारें नहीं बनती थी, लेकिन हमारे वोट के बगैर सरकारें बनने शुरू हुई। इसका अर्थ यह हुआ हमारा वोट वैल्यू 0 बना दिया गया। हमारा वोट वैल्यू 0 जब हुआ तो हमारे मॉब लिंचिंग होना शुरू हो गए, हमारे ऊपर अन्याय होना शुरू हो गए, हमारा रिजर्वेशन का मामला खड़ी हुआ गया। मॉब लिंचिंग के साथ माध्यम से नौजवानों का कत्लेआम शुरू हुआ और दंगे फसाद होना शुरू हो गए। और दंगे फसाद का इतिहास ये 2014 से नहीं है। दंगे फसाद का इतिहास ये 1947 से शुरू हुआ है। जब दंगे फसाद हुए हैं पाकिस्तान अलग बनने के बाद, पाकिस्तान बनाने का एकमेव कारण है मुसलमानों की संख्या कम करना। और मुसलमानों ने पाकिस्तान नहीं बनाया, मुसलमानों ने पाकिस्तान नहीं बनाया, ना मुसलमानों देश के साथ गद्दारी की है। पाकिस्तान बनाने का सबसे ज्यादा क्रेडिट किसी को जाता है तो विदेशी ब्राह्मणों को जाता है। नेहरू विदेशी ब्राह्मण, गांधी विदेशी, ये सारे लोगों को क्रेडिट जाता है पाकिस्तान बनाने में। लेकिन इल्जाम मुसलमानों पर डाला गया और देश के अंदर 2 घंटे तक मुसलमानों को कत्लेआम किया गया। इस मुल्क के अंदर जो मुसलमान 1857 में लाखों की तादाद में मुसलमानों ने कुर्बानी दी आजाद करने के लिए अंग्रेजों के साथ में, अंग्रेजों को खत्म करने में, अंग्रेजों को भगाने में मुसलमानों ने लाखों की तादाद में कुर्बानी की। वही भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से, पाकिस्तान बना, उसके बाद लाखों मुसलमानों के कत्लेआम हुए। इसके बाद भी मुसलमानों ने ईमानदार से भारत के अंदर सेकुलर पार्टी समझ के कांग्रेस को वोट देने का काम किया। 1857 से 1947 तक मुसलमानों ने सोचा कांग्रेस ये अंग्रेजों को विरोध में लड़ने वाली पार्टी है, उसको वोट देना चाहिए। 1885 लेकर 1880 से लेकर के उसके बाद में 1952 से लेकर के 1980 तक मुसलमानों ने सोचा कि ये सेकुलर पार्टी है और इसको वोट देना चाहिए। उसके बाद में इलेक्शन जैसा जैसा आगे आते गए, कांग्रेस को वोट देते गए मुसलमान। कांग्रेस को कभी सेकुलर के नाम पे वोट देते गए, कांग्रेस को कभी बीजेपी के विरोध में लड़ने वाली पार्टी को बोल करके वोट देते गए। ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के मुसलमान वोट देते गए। लेकिन मुसलमानों की परिस्थिति कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट के नीचे कर दी। अभी मुसलमानों को लगता होगा कि शेड्यूल कास्ट से तो हम बेहतर हैं, लेकिन प्रशासन में हम देखते हैं, प्रशासन में अगर देखते हैं तो हमारे प्रशासन में 1.5% लोग हैं। आईएएस अधिकारी नहीं है, आईपीएस अधिकारी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वोट हुआ तो एक कांस्टेबल, तहसीलदार, जो थर्ड क्लास का ऑफिसर है, यही वो लोगों ने हमारी परिस्थिति, कांग्रेस ने ये निर्माण की है। फिर भी ईमानदारी से 2024 के इलेक्शन में महाराष्ट्र का हम उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र के लोग हैं।
महाराष्ट्र में 48 सीटें लोकसभा की हैं। 48 लोकसभा की सीटों में एक भी कैंडिडेट मुसलमान नहीं है। मुसलमानों ने नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को भर भर के वोट दिया, इकट्ठा वोट दिया। सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज हमारा है 2024 में, लेकिन कोई पार्टी मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने को तैयार नहीं है। अगर हमारा पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो हमारी आवाज कौन उठाएगा? ये सबसे बड़ी वजह है साथियों। कोई पार्टी हमारा दखल नहीं लेने के कारण है हमारा सामाजिक राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं है। सामाजिक राष्ट्रव्यापी संगठन, धार्मिक संगठन बहुत बड़े बड़े हैं, राष्ट्रव्यापी सामाजिक संगठन नहीं है। जिसका राष्ट्रव्यापी सामाजिक संगठन मजबूत होता है वो शासक होता है, वो हुक्मरान होता है। जैसे आरएसएस, ये सामाजिक संगठन है बीजेपी का। आरएसएस कांग्रेस का सामाजिक संगठन है। इसलिए 1947 से 2024 तक कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, कभी बीजेपी आती है जाती है, कभी कांग्रेस आती है। साथियों, ये बात को हमको समझना चाहिए और मुसलमानों को देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी के साथ एकता निर्माण करना होगा। अभी बहुत सारे लोगों को हमारे संवैधानिक भाषा समझ में नहीं आती। एससी एसटी ओबीसी का मतलब क्या होता है ये भी नहीं मालूम। एससी के अंदर 1700 जाति आती हैं, एसटी के अंदर 800 जाति आती हैं, ओबीसी के अंदर 3500 जाति आती हैं। साड़ी माड़ी कोली हटकर धनगर मराठा मांग मार ढोर छामार, इन लोगों के साथ इत्तेहाद करना होगा। लेकिन वर्तमान में आजाद भारत में विदेशी ब्राह्मणों के साथ हमारे लोगों ने इत्तेहाद किया और हमारी नैया डूब गई। ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन हमारा सामाजिक संगठन होता तो देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी भी मजलूम है, मुसलमान भी मजलूम है। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर मराठा वर्सेस ओबीसी झगड़ा लगाने का काम किया। उसी तरह कभी एससी जाति में महारबाग झगड़ा लगाने का काम करता है, कभी साड़ी माड़ी का झगड़ा लगाने का काम करता है। जैसा सबका झगड़ा खत्म हुआ फिर हिंदू मुसलमान लगाने का काम करता है। साथियों, जो पिछले दिनों में फसादात होते थे, अभी मुसलमान खुश हो रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेट आ चुके हैं, चुनकर आए हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन सरकार बीजेपी की बनी है। इसके पहले जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो दंगे फसाद बम ब्लास्ट करने वाले सत्ता के बाहर थे। 10 साल में जब सत्ता में आए लोग, आरएसएस के बीजेपी के आतंकवादी लोग जब सत्ता में आए तो दंगे फसाद बंद हो गए, बम ब्लास्ट बंद हो गए। अब सत्ता से जब थोड़ा थोड़ा बाहर है तो अब ज्यादा खतरा मुसलमानों को बड़ा है। जिन कांग्रेस को हमने वोट भर भर के दिया है वो कांग्रेस ने 70 साल में हमारी सुरक्षा करने का काम नहीं किया और आने वाले दिनों में भी नहीं करेगी। क्योंकि प्रज्ञा सिंह जैसे आतंकवादी पार्लियामेंट में होने के बावजूद, प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी, कर्नल पुरोहित आतंकवादी, सुनील जोशी आतंकवादी, समीर कुलकर्णी आतंकवादी, ऐसे हजारों आतंकवादियां होने के बावजूद कभी कांग्रेस ने नहीं कहा ये फला संगठन आरएसएस आतंकवादी है, कभी बोलने का काम नहीं किया। लेकिन वामसे भारत मुक्ति मोर्चा लगातार 2014 से कह रहा है भारत के अंदर जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं सारे के सारे आरएसएस के ब्राह्मणों ने किए। मुसलमान संगठन कहते रहते हैं कि हमारे मुसलमान ये आतंकवादी नहीं है, इससे कोई सबूत आपका कोई मानने वाला नहीं है। अगर आप आतंकवादी नहीं है, बम ब्लास्ट हुआ है, लोग मरे हुए हैं, आतंकवादी कौन है ये बोलना पड़ेगा, हमारे हाथ की हथकड़ी खोलना पड़ेगा और किसी के तो हाथ को लगाना पड़ेगा, तब जाके हमको लोग मानेंगे सही में ये लोग आतंकवादी नहीं है। लेकिन ये बताने का काम वामसे भारत मुक्ति मोर्चा ने 2010 से 15,000 प्रोग्राम चलाकर किए हैं। उस 15,000 प्रोग्राम का टाइटल था आतंकवाद का असली चेहरा ब्राह्मणवाद, बेकसूर मुसलमान सलाखों के पीछे क्यों। इस टाइटल के आधार पर देश भर में पूरे 51,000 कार्यक्रम वामसे ने चलाए और उसके माध्यम से एससी एसटी ओबीसी के लोगों को यह पता चला कि भारत के अंदर आतंकवादी मुसलमान नहीं है। साथियों, और एक हमारे पास सामने एक सवाल आता है, वामसे के साथ हम क्यों काम करें, वामसे हमको धोखा दे सकता है, इसकी क्या गारंटी है। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जनाब वामन मेश्राम साहब हमारे बीच आ गए हैं। उदगीर के तरफ से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और स्वागत करता हूं। पूज्य भंते सोमानंदजी यांचं उदगीर नगरीमध्ये साथियों, स्वागत। भारत मुक्ति मोर्चा वामसेप ने मुसलमानों के ऊपर जो आतंकवाद का काला धब्बा लगा था वो धोने का काम, वो साफ करने का काम
पूरे देश भर में किसी ने किया है तो भारत मुक्ति मोर्चा ने किया है। मुसलमानों पे एक आरोप लगाया जाता था, मुसलमान ये विदेशी हैं। मुसलमान के ऊपर एक पहला आरोप लगा ये आतंकवादी है, बाद में एक आरोप लगा गया ये विदेशी हैं। अगर विदेशी हैं ऐसा आरोप लगाया गया, लेकिन मुसलमानों की तरफ से ये कहा गया कि भारत के मुसलमान ये मूल निवासी हैं, असल बाशिंदे हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। जब भारत मुक्ति मोर्चा ने यह अभियान चलाया कि भारत के अंदर अगर कोई विदेशी है तो ब्राह्मण विदेशी है, जब यह अभियान चलाया तो मुसलमानों के विरोध में आरएसएस के लोगों को कहना पड़ा कि मुसलमानों का डीएनए और हमारा डीएनए एक ही है। इसका क्रेडिट, इसका अगर से किसी को कामयाबी कह सकते हैं मुसलमानों की, तो भारत मुक्ति मोर्चा को क्रेडिट जाता है। साथियों, एनआरसी के आंदोलन में अगर भारत मुक्ति मोर्चा एनआरसी के आंदोलन में नहीं उतरता तो मैं समझता हूं 1947 में जितना मुसलमानों का नुकसान हुआ उससे ज्यादा नुकसान एनआरसी के आंदोलन में मुसलमानों का हो सकता था, जान माल का। क्योंकि एनआरसी के आंदोलन में हमारे शहर में भी आंदोलन चल रहा था, हमने देखा यहाँ की परिस्थिति। आरएसएस के गुंडे, आरएसएस के विदेशी ब्राह्मण ये ऐसी साजिश कर रहे थे कि जैसा हिंदू मुसलमान का फसाद होगा तो मुसलमानों की हमारी जो माँ बहनें शाहीन बाग के तौर पर बैठे थे उनका कत्लेआम करने की साजिश आरएसएस के विदेशी ब्राह्मणों ने रची थी। लेकिन जैसे ही भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा इस आंदोलन में कूद पड़ा और वहां पर एक बात रखी, अगर आपको डीएनए के, अगर किसी को एनआरसी करनी है तो डीएनए के आधार पर करना चाहिए। जब ये बात देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी को पता चली तो मुसलमानों का जो षड्यंत्र इन्होंने रचा था एनआरसी के माध्यम से वो बंद करना पड़ा और एनआरसी का जो कानून है वो पीछे लेना पड़ा। अभी ला रहे हैं ये लोग 2024 में, 2023 में इलेक्शन के पहले एनआरसी की बात चल रही थी। जैसे ही मुसलमानों ने रिएक्शन करना बंद किया, क्योंकि भारत मुक्ति मोर्चा ने मुसलमानों में इतनी जागृति की है कि आज मुसलमान रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं, एक्शन करने के लिए तैयार नहीं। अगर गलत रास्ते से हमको लेकर जाने की कोशिश कर रहा है तो मुसलमान जाने के लिए नहीं तैयार नहीं है। इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप को जाता है साथियों। और इसी तरह आगे आने वाले समय में भी एनआरसी और एनपीआर अगर लाने की कोशिश करेंगे ये लोग, सत्ता में आने के बावजूद भी अगर एनआरसी एनपीआर लाने की कोशिश करेंगे तो भारत मुक्ति मोर्चा मुसलमानों से पहले आगे खड़ा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं और अपेक्षा करता हूं। और मुसलमानों को डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं। एससी एसटी ओबीसी लोगों के सबसे बड़ा संगठन भारत मुक्ति मोर्चा हमारे साथ है और सभी लोगों को, मुसलमानों को भी हमको एससी एसटी ओबीसी के साथ एक इतिहाद करना होगा। ऐसा करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास करता हूं। और मुझे भारत मुक्ति मोर्चा के संयोजकों ने मुझे बात करने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जाते जाते एक शेर कहना चाहता हूं। शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती। हम मूल निवासी की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासी की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़िए के डर से चीता मरा नहीं करते, भेड़िए के डर से चीता मरा नहीं करते। बुद्ध, फुले, टीपू सुल्तान की और बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। धन्यवाद। जय मूल्य।